गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है फरवरी 15 2023। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र और रोज़ की तरह आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। तो वैसे आज टॉपिक्स काफ़ी कम हैं, इसलिए आज मैंने दो एडिटोरियल इंक्लूड किए हैं और दो टेक्स्ट सेक्शन से इंक्लूड किया गया है। वैसे नंबर ऑफ टॉपिक्स कभी कम आप देख ही सकते हो। एक ढंग का जो टॉपिक मुझे थोड़ा सा नज़र आया वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, और ये भी एक रिपीटेड सा टॉपिक है, इसको हम लोग पचासों बार कवर कर चुके हैं। और एक जो कल आपसे एमसीक्यू पूछा था, उस एमसीक्यू से एक टॉपिक है केपीओ, जिसे कहा जाता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग क्या होता है, इस बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। चलिए, फ्रंट पेज पे क्या है, आज कुछ खास है नहीं। आपको पता ही है कि बीबीसी ने अभी एक थोड़े समय पहले पिछले हफ्ते ही एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी, जो 2002 में गुजरात राइट्स हुए थे उसके बारे में थी, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को, मोदी जी को, उसमें काफ़ी सेंटर में रखा गया है। और ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि उनको टारगेट किया गया है। ऐसा लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों का, खासकर जो पावर में पार्टी है, कि भैया वो पूरी तरह से बीबीसी का प्रोपेगेंडा है। उस बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिल्कुल उन्होंने नया बताया है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है पहले से। और जैसा कि आपको पता है कि गुजरात वाले रेट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो मोदी जी को ऑलरेडी क्लीन चिट दे दिया गया है, तो उसके बावजूद भी ये सारी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं। आई डोंट नो, या तो हो सकता है कि जुडिशरी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है भाई, जिसको जो मानना है वो मानते हैं। और देखिए, जुडिशरी का खेल ऐसे ही रहता है, मतलब लोगों का खेल जुडिशरी के प्रति, जिस चीज़ में आप बिलीव करते हो। अगर जुडिशरी का डिसीजन उसके फेवर में आ जाता है तो जुडिशरी बहुत बढ़िया है। अगर जुडिशरी का अगर डिसीजन उसके अगेंस्ट में आ जाता है तो जुडिशरी करप्ट है। ऐसे ही होता है ना भाई। जिस चीज़ का सपोर्ट करते हो तो कोई उसके बारे में बोलेगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही लगेगा कि हाँ देखो, मेरे को सपोर्ट कर दिया है ना, ऑल दैट। तो वो सब चीज़ें रहती हैं, तो इसमें हम लोग ज़्यादा कंट्रोवर्सी में जाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, ये बात है कि भाई जो बीबीसी का दिल्ली में और मुंबई में जो ऑफिस है, उसके ऊपर अभी इनकम टैक्स का रेड पड़ा है। तो सरकार अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेगी ही, और तो एक रिएक्शन है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। टॉपिक भी बढ़ते हैं अपना यूपीएससी के परस्पेक्टिव से, जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्जर बेंच मस्ट एग्जामिन सबवर्जन ऑफ 10th शेड्यूल। देखिए, 10th शेड्यूल किसकी बात करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ आपको अच्छे से पता है क्या होता है, कि भाई जब कोई एक जो पॉलिटिशियन होता है, अगर वो अपनी पार्टी को छोड़ देता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है, या फिर उसको उसकी पार्टी से निकाल दिया जाता है, या फिर कोई ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से ज़बरदस्ती उसकी पॉलिटिकल पार्टी उसको निकाल देती है, इसे हम लोग कहते हैं डिफेक्शन। ठीक है। तो कोई भी पॉलिटिकल मेंबर एक पार्टी को ना छोड़ के जाए और वो अपनी पार्टी के लिए लॉयल बना रहे, तो उसके लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था 1985 में। तो वो थोड़ा सा हम बात करेंगे। अभी न्यूज़ में क्यों है? अभी न्यूज़ में इसलिए है, यू नो वेरी वेल, कि महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना थी, शिवसेना से एक अलग सेक्शन जो है अलग हो गया, वो शिंदे वाला ग्रुप। और उन्होंने अपने एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, उनको अलग से साइन वगैरह भी मिल गया है, जो कि अब इस समय बीजेपी के साथ सपोर्ट के साथ जो है वो महाराष्ट्र के अंदर सरकार चला रहे हैं। तो जो उद्धव ठाकरे जी हैं, भैया उद्धव ठाकरे जी ने कोर्ट के अंदर बोला है कि भाई ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की रिक्वायरमेंट है। और यू नो वेरी वेल क्या है कि इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ना जो स्पीकर होते हैं हाउस के, स्पीकर को ना काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी गई है। राइट, डिसक्वालिफिकेशन की जो पावर होती है वो स्पीकर के हाथ में होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यू नो डिसक्वालीफाई नहीं करते हैं, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर लीगल तौर पे किया जाना चाहिए था, लेकिन करते नहीं। ऐसा वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, हर जगह देखने को आपको नजर आता है। तो उसके बारे में ये अपील की गई है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चलिए कोई बात नहीं, आपने ये कंसर्न हमारे सामने उठाया तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो अभी एक लार्जर बेंच बनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ को पूरी तरह से स्टडी करेंगे और उसके बाद अपना डिसीजन सुनाएंगे कि क्या इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, नहीं है, नॉल दैट। जब वो डिसीजन आएगा तब उसके बारे में देखेंगे। अभी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं फिलहाल, ये देख सकते हैं अभी एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। 1985 में पास किया गया था, और 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो है हुआ था, उसके तहत इसको किया गया था। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो स्पीकर होते हैं हमारी लोकसभा के, या जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो स्पीकर्स होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनको पावर दे दी गई है किसी भी लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई करने की। ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर मैं कह रहा हूं मैं। अगर दूसरी तरह की डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो अलग है। एंटी डिफेक्शन के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है उसकी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। थोड़ा ध्यान देना आपने, है ना। सारी की सारी डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं होती है भैया। दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती हैं,
जिसको की फाइनल पावर या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है या फिर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। यहाँ पे जो पावर है वो स्पीकर के पास है, ध्यान देना आपने, ठीक है जी। और उनका डिसीजन फाइनल होता है। यूजुअली तौर पे जब कानून बनाया गया था तो ये कहा गया था कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके डिसीजन का आप जुडिशियल रिव्यू भी नहीं करवा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो, जुडिशियल रिव्यू तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि स्पीकर का जो डिसीजन होता है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है, बायस्ड हो सकता है। तो उस केस में यस, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, बट यूजुअली कोर्ट उसको करता नहीं है। अभी भी कर सकता है और करने में फ़र्क होता है, ठीक है। क्योंकि फिर क्या है ना, वो कोर्ट जो पॉलिटिक्स के मामले में और पार्लियामेंट के मामले में ज़्यादा टांग अड़ाता नहीं है। एक्सट्रीमली केस में कर सकता है, बट यस ज़्यादातर वो इस तरह से बचने की कोशिश करता है। तो क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, देखिए डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन से मुद्दों पे हो सकती है। लक्ष्मीकांत का ही कंटेंट मैंने उठाया है, ये कोई नया ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। अ, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, अगर वो अपनी मर्जी से अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो उस केस में उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और ये पावर रहेगी किसके पास? प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये होता है कि जैसे मान लो कांग्रेस पार्टी है, अब बीजेपी की पार्टी ने कोई बिल पेश किया, एनडीए ने कोई बिल पेश किया पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर वो बिल आया, और हो सकता है कि कांग्रेस की किसी मेंबर ने उस बिल के फेवर में वोट कर दिया, जबकि कांग्रेस उसके अगेंस्ट में वोट कर रही थी। तो उस केस में अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में वोट नहीं करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसकी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। भाई सीधी सी बात है, मेरे घर में रहोगे तो मेरे रूल को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए तो इसको किया गया है, राइट। वो सारी चीज़ें हैं। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है और अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन के बाद, ठीक है, इलेक्शन से पहले आप इंडिपेंडेंट थे, इलेक्शन जीत गए तो आप पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, नहीं भाई ये सही नहीं है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, राइट। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर होता है, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर हुआ, अब उनको वो एक नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा के, हाँ 6 महीने से पहले कोई बात नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन 6 महीने के बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो तो आपको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो चेयर पर्सन होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, उनके पास फाइनल पावर होती है डिस्क्वालीफाई करने की। हाँ, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं डेफिनेटली, कि जिस केस में डिफेक्शन नहीं लगेगा। जैसे अगर कोई मर्जर वाले केस में डिफेक्शन नहीं लगता भैया। अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्जर कर लेती है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर अगर पार्टी को ब्रेक कर देते हैं, उस केस में आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। हाँ, अगर एक या दो मेंबर छोड़ के जाते हैं, जैसे मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 10 लेजिस्लेचर्स हैं, अगर इसमें एक या दो छोड़ के जाएंगे तो उनको ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा। लेकिन अगर इसी पार्टी के 6 या 7 मेंबर छोड़ के जाते हैं, तो उनके ऊपर जो है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता है, क्योंकि उस केस में उसे हम लोग एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं रखते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ प्रोविजंस यहाँ पे होते हैं जिसके तहत एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है, ठीक है जी। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए यहाँ पे प्रीलिम्स के, और आपको पता ही है, मुझे पता है कि आपका पॉलिटी फेवरेट सब्जेक्ट भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको जो है आंसर करने की कोशिश करें। फॉर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा और नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय, ठीक है। ये दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। तीसरा जो है प्रेसिडेंट रूल के बारे में है। फोर्थ जो है वो इंडियन फेडरलिज्म के बारे में है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन काफ़ी अच्छी है, तो थोड़ा आप इसको देखिए और इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें, ठीक है जी। अगर नहीं भी आता है क्वेश्चन, तो कम से कम दूसरे बच्चे जो कमेंट करते हैं आप उनके ऊपर अप्रिशिएट कर सकते हो, उनका रिप्लाई कर सकते हो, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ेगा, हमें भी पता चलेगा, है ना। चलिए, उसके अलावा हाँ, क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा है। एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत परफेक्ट नहीं है। इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। क्या क्या क्रिटिसिज्म, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म ये कहता है कि भैया ये इट्स अ वायलेशन ऑफ फ्री स्पीच। अब हो सकता है कोई कांग्रेस के अंदर ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जिसको अपोजिशन की कोई बात अच्छी लगी हो, उसका कोई उसका प्रोविज़न अच्छा लगा हो, कोई बिल अच्छा लगा हो, तो उसको वो चाह के भी सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है? तो उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही अलाइन करना पड़ेगा। तो ये एक फ्री स्पीच का वायलेशन है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो पावर में होती है या फिर अपोजिशन में होती है, इसकी वजह से अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और अपने एमएलएज को कंट्रोल करती है, राइट। क्योंकि अगर आप उनके साथ में नहीं चलोगे तो वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। डिसेंट और डिबेट को जो है डिस्करेज करती है। जो पब्लिक इंटरेस्ट प्रमोट्स पॉलिटिकल डिसिप्लिन ओवर द पब्लिक इंटरेस्ट। अब मान लो शशि थरूर है, अब मान लो शशि थरूर जी को कोई ऐसी बात अच्छी लगी बीजेपी की जिसको वो सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, चाहे वो पब्लिक के लिए कितनी ही अच्छी क्यों ना हो,
फिर उसके बावजूद भी उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही चलना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो है डिस्करेज होती है डिबेट और डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी का डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रादर देन पब्लिक इंटरेस्ट, जबकि डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ दिक्कत हैं इसके अंदर, ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। उसके अलावा इंस्टेबिलिटी वगैरह भी यहाँ पे कई बार देखने को मिली है। स्क्रीन थोड़ी फ्रीज हो गई है, इसको मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं और ये काफ़ी समय से पता है इन चीज़ों का, और हम लोगों ने बार-बार चेंज करने की कोशिश भी की है एंटी डिफेक्शन लॉ में। बट अभी भी प्रॉब्लम तो है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, एक्चुअली ऐसा 1-2 बार हो भी चुका है। शशि थरूर जी ने जब शुरू-शुरू में पार्टी आई थी, तो उन्होंने 1-2 बार ट्वीट किया था, जो पॉलिटिकल पावर इस समय पावर में है और उसके फ़ेवर में, तो उनको धमकी दे दिया गया था, भैया आप थोड़ा-सा हाथ टाइट रखें, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें भी यहाँ पे डेफ़िनेटली हो सकती हैं। ठीक है जी, चलिए। ये जो क्वेश्चन आपसे कल पूछे गए थे, ये स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, थोड़ा इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट, ये आपका हो जाता है केपीओ, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हैं। केपीओ डिफरेंट होता है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। आप जैसे इसका एग्जांपल आपको दूं, एग्जांपल में आप ये मान सकते हो कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। अब हो सकता है मान लो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है, अमेरिका के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो जो कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी करवाती है। मान लो वो जो है कोई उनका कोई सैट है, कोई सैट वहाँ का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे हमारे यहाँ पे दूसरे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अब उन्होंने वहाँ पे सैट की तैयारी करवानी है अमेरिका के इंस्टीट्यूशन। अब भाई वहाँ के टीचर्स बहुत महंगे हैं भाई, बहुत फीस मांगते हैं, बहुत हाई प्रोफाइल, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो अमेरिका की वही ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, इंडिया से टीचर्स को हायर करेगी ऑनलाइन, ठीक है, तो इंडियन टीचर्स अमेरिकन स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ दिस अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सर्विस को आउटसोर्स कर दिया इंडिया की तरफ। और ये जो उन्होंने किया है, ये नॉलेज इंडस्ट्री में किया है, इसलिए कहा जाता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउट। एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो अमेरिका में कोई हॉस्पिटल है, स्पेन में कहीं पे भी कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर भैया बहुत सारे पेशेंट आते हैं, और वो हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, तो कैंसर हॉस्पिटल है। अब कैंसर हॉस्पिटल का पेशेंट का, आपको पता है, दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, रेडियोलॉजी होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, दुनिया भर के होते हैं। लेकिन उस हॉस्पिटल के पास उन रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए प्रॉपर तरीके से उनके पास स्टाफ नहीं है। अमेरिकन स्टाफ काफ़ी कॉस्टली होता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो उनके पास रिकॉर्ड होते हैं पेशेंट्स के, उसको इंडिया में भेज देते हैं। अब इंडिया में तो बहुत स्टाफ है, तो हम लोग उन रिपोर्ट को पढ़ते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और उनको वापस भेज देते हैं। देखिए आजकल चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो रिपोर्ट वगैरह को भेजना तो मिनट सेकंड का काम होता है। तो ये भी एक नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मान लो कोई अमेरिका में कोई लीगल फर्म है, मान लो गूगल ही आप समझ लीजिए। अब गूगल के ऊपर जो है वो हजारों हजारों केस होते हैं, लोग करते हैं, है ना, जो कस्टमर होते हैं। अब गूगल को अमेरिकन लॉ के हिसाब से वहाँ पे केस लड़ना पड़ेगा, लेकिन उनके पास एनफ लॉयर्स नहीं हैं, ऐसा मान के चलिए आप गूगल के पास। लेकिन इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लॉयर्स हैं जिनको अमेरिकन लॉ की नॉलेज है, और एक्चुअली इंडिया में ऐसे लॉयर एक्चुअली में हैं जो अमेरिकन लॉ पढ़ाई करते हैं, इंडियन लॉ की पढ़ाई नहीं करते हैं। तो उससे होगा क्या, गूगल जो है वो इंडियन लॉयर्स को हायर करती है, ताकि वो उनके बिहाफ पे स्टडी कर सके केस को, ताकि वहाँ पे जाके वो जज के सामने उसको पेश कर सकें। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी होती हैं, जिसे कहते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लीगल, फाइनेंशियल, मार्केट ओरिएंटेड, एजुकेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ों में इसको किया जा सकता है। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज बेसिकली कोई एक कंपनी किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो सर्विसेज होती हैं उसको दूसरी कंट्री के अंदर आउटसोर्स करती हैं, उनको हायर करती हैं, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, ऐसे नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। समझ में आया आपको? चलिए। निफ्टी एंड द सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फ्री फ्लोटिंग कैपिटलाइजेशन। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ 1-2 बार। फ्री फ्लोटिंग कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ये कोई भी कंपनी होती है, मान लो अडानी या रिलायंस, कोई भी कंपनी होती है, उसकी टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें होता क्या है, जैसे मान लो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन का मतलब इस तरह से होता है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मान लो रिलायंस है, ठीक है? हम लोग रिलायंस की कैपिटल मार्केट कैसे डिसाइड करेंगे, रिलायंस ने जितने भी शेयर इशू किए हैं मार्केट में, मान लो रिलायंस के 10 शेयर हैं,
और मान लो एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपये है, इसको हम लोग 10 × 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 रुपीज़ आ जाएगा। इस तरह से हम लोग फ्री फ्लोटिंग कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं। और जो हमारा निफ्टी हमारा मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, वो फ्री फ्लोटिंग कैपिटलाइजेशन का यूज़ करके ही कंपनीज की वैल्यू को डिसाइड करता है। ठीक है जी, ऐसे किया जाता है। चलिए, शेपिंग अ मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम, आर्टिकल में बहुत दम नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जितना मुझे सोचा था, क्योंकि आर्टिकल जनरल होना चाहिए था। जनरली जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए होना चाहिए था, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली राहुल बजाज और कार्तिक जो साहनी जी हैं, इनकी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है मिशन एक्सेसिबिलिटी के नाम से, और इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो सर्वे वगैरह किया है उसको इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा बताया हुआ है। जनरली जो डिसेबल्ड लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो इन्होंने बहुत अच्छे से नहीं बताया है। लेकिन कुछ पॉइंट जो यहाँ से निकल सकते हैं अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। देखिए, 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में 2.21% जो है वो डिसेबल्ड हैं। ठीक है, डिसेबल्ड हैं। और वो डिसेबिलिटी के भी अलग अलग लेवल होता है, कोई 40%, 50%, 60-70%, बट इन जनरल 2.1% इंडिया की पॉपुलेशन वो डिसेबल्ड है। अगर हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जाएं तो 16% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड, 16%। अब यहाँ पे सोचने की बात है भाई, दुनिया में 16% है, इंडिया में 2% कैसे हो गए? इंडिया में तो भाई वैसे भी 17-18% पॉपुलेशन दुनिया के इंडिया के अंदर ही रहती है। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। ये इसी वजह से हो सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है डिसेबिलिटी को मेजर करने का, वो थोड़ा मतलब हाई लेवल का रहा होगा। और इंडिया के सेंसस के हिसाब से जिन लोगों को डिसेबल्ड नहीं माना जाता है, WHO के हिसाब से उनको भी डिसेबल्ड माना जा रहा है। अलग अलग मेजरमेंट का स्टैंडर्ड हो सकता है। उस हिसाब से अगर देखें तो ये क्या कहता है, अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की हम लोग यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इसमें डिसेबल्ड लोगों को के साथ जो है वो क्या रिलेशन है? ठीक है, इंडिया में 750 मिलियन इंटरनेट और स्मार्टफोन यूजर्स हैं 2020 के हिसाब से। मतलब 75 करोड़ लोग इंडिया में मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं। इसमें से अगर आप एस्टिमेशन निकालिए तो 12% जो डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग जिनको कहते हैं हम लोग, वो इंटरनेट और स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं। चलिए, आगे क्या हो सकता है? इन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी डिसेबल्ड लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ, कुछ लोगों को डेफ़िनेटली हेल्प मिल रही होगी, लेकिन अभी भी लार्ज सेक्शन ऑफ डिसेबल्ड पीपल ऐसे हैं जिनको बहुत बेनिफिट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं, जो डिजिटल कंपनीज़ हैं, या तो वो बहुत सेंसिटिव है नहीं, डिसेबल्ड लोगों की ज़रूरतों को लेके। अगर सेंसिटिव भी हैं, तो ऐसे काम नहीं कर रही हैं जिससे वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाई जा सके। देखिए, इन्होंने क्या किया, ये जो जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, इन्होंने इंडिया में 10 ऐसी टॉप ऐप्स का यूज़ किया है जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, पेटीएम, फ़ोनपे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। इन कंपनीज़ को स्टडी करके इन्होंने ये पता लगाया भी कौन सी कंपनी जो है वो डिजिटली रैंकिंग करती है सबसे लो, मतलब जो डिजिटल फ्रेंडली है, और कौन कौन सी जो है वो हाई है, कौन कौन सी मीडियम है। इन्होंने ये पाया कि इन 10 कंपनी में से 4 कंपनी ऐसी हैं जो कि लो और मीडियम कैटेगरी के अंदर आती हैं। जो सबसे टॉप पे आती है कंपनी, वो है व्हाट्सएप, जो कि डिजिटल फ्रेंडली है। ज़्यादातर डिसेबल्ड लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सएप को अलग अलग तरीके से। ठीक है जी, तो इन्होंने ये पाया। तो फिर इन्होंने भाई इन सारी कंपनी के को लेटर वेटर लिखे कि आप आइए, हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड ऑल दैट। सिर्फ व्हाट्सएप ने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे भेजा और किसी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे नहीं भेजा। बड़ी समस्या ये है। या तो ये कंपनी सेंसिटिव नहीं है, या फिर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती ताकि अपने प्रोडक्ट को जो है वो डिजिटल फ्रेंडली बना सके, मतलब डिसेबल्ड फ्रेंडली बना सकें, है ना? कुछ रीज़न ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने कहा है कुछ सॉल्यूशन है, अभी ऐसी बात नहीं है कि अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, छूटी नहीं है। क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? एक तो बात इन्होंने ये कहा कि भाई डिजिटल एक्सेसिबल बनाइए, प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करिए, ठीक है? उसकी जो प्रोसेस होती है, डेवलपमेंट होती है, उसको बेटर तरीके से करिए, इन्होंने ये बताया है। कोई ऐसा बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इन्होंने खैर नहीं बताया। बस बार बार इन्होंने जो है वो डिज़ाइन के ऊपर फोकस किया है, बेटर डिज़ाइन बनाइए। एक चैरिटी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, एक राइट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। मतलब ये है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनका अधिकार होना चाहिए टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने का। रादर दैन आप उनको चैरिटी दे रहे हो, नहीं चैरिटी नहीं है भाई, ये उनका अधिकार है, क्योंकि वो भी समाज का उतना ही इंटीग्रल पार्ट है जितना दूसरे लोग हैं। तो इसलिए उनको भी एज अ राइट बेस्ड
वो सब दिया जाना चाहिए। उसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है भाई, गवर्नमेंट भी इन कंपनीज को थोड़ा सा आर्म ट्विस्ट कर सकती है, फोर्स कर सकती है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को डिजिटल फ्रेंडली बनाइए एंड ऑल दैट। तो ये जो नीचे वाले कुछ सोल्यूशन है ये मैंने अपने खुद से डाले हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं से सर्च करके, ये इस आर्टिकल के अंदर नहीं है। कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग कर सकते हैं उसको डिसेबल फ्रेंडली बनाने के लिए। जैसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, जैसे स्क्रीन रीडर्स होते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन होती है। मान लो कोई आदमी ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता, लेकिन कम से कम बोल तो सकता है, ठीक है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी आप बनाइए कि वो बोल के अपनी बात कह सके। जैसे हम लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, है ना, वॉइस टेक्स्ट भेज सकते हैं हम लोग अगर देख नहीं सकते तो। ये हम लोग डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर इसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ब्रेल डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, अगर मान लो कोई कोई आदमी सुन नहीं सकता या फिर कोई आदमी बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, खासकर देख नहीं सकता, तो जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए हम लोग ब्रेल डिस्प्ले लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको टच करके वो मैसेज भेज सकें, पढ़ सकें। ये सब हम लोग कर सकते हैं डेफिनेटली। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिख नहीं सकते मान लो, ठीक है, और मान लो आप लिख सकते हो लेकिन मैं बोल नहीं सकते, ठीक है, अगर मान लो मैं लिख नहीं सकता तो मैं क्या करूँगा, मैं स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा। मैं बोल सकता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता, तो ऐसा कंप्यूटर के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं कि बस जो भी मैं बोलता रहूँ वो लिखा जाता, अपने आप लिखता रहे। ऐसा हो सकता है। या फिर टेक्स्ट टू स्पीच, मैं बोल नहीं सकता लेकिन लिख सकता हूँ, तो मैं अपने लैपटॉप पे जो भी चीज़ लिखूंगा वो वॉइस के रूप में सामने आए, बाहर आए। तो ये सब चीज़ें हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा जो ऑडियो डिस्क्रिप्शंस होती हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले वगैरह, वहाँ सब हम लगा सकते हैं। जैसे यूट्यूब की जब हम वीडियो देखते हैं, ठीक है, मान लो आप सुन नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप लेकिन आप देख सकते हो, तो जैसे यूट्यूब की वीडियो में हम लोग डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन ऑन करिए, आप कम से कम पढ़ तो सकते हो ना सब टाइटल को। तो इससे हेल्प मिलता है डिसेबल्ड को। तो ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। एजुकेशन लर्निंग के अंदर आप क्लासरूम नहीं जा सकते मान लो, तो आप जो है घर बैठे बैठे प्रेप आई इस प्लेटफॉर्म या ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। ये कुछ कुछ सॉल्यूशन है डेफिनेटली जो आप कर सकते हो, करना भी चाहिए और हो भी रहे हैं दुनिया में, ठीक है, इस चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो स्लाइड है लास्ट वाला काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में डेफिनेटली आपसे वो पूछेगा, बस इसको देखें आप। एक और एडिटोरियल यहाँ पे दिया गया है, लद्दाख है फ्रजाइल रीजन, इसको थोड़ा सा हम अलग से कर लेते हैं। और उसके अलावा दो आर्टिकल और भी दिए गए हैं अपने पास। अ, ये लद्दाख वाला तो करेंगे थोड़ी देर में। देखिए ये वाला दिया हुआ, लेवरेजिंग जे एंड केज लिथियम रिजर्व्स। तो वैसे हम लोग लिथियम के बारे में हम लोगों ने 3-4 दिन पहले बात किया था। जे एंड के अंदर भैया 5 मिलियन टन लिथियम को सर्च किया, मतलब उनको मिला है, और फ्यूचर में डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे माइनिंग वगैरह कर सकते हैं। बट अभी तक देखिए, हमारा जो मिनरल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन एक्ट 1957 है, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, थोड़ा स्लो हो जाता है कई बार बीच में चलते चलते। तो हमें पता है कि जे एंड के अंदर 5 मिलियन टन जो अभी अपने ले लो लिथियम मिला है, तो हमारे देश के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल ये चीज़ हो सकती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं भैया, है ना। एक जगह पे अच्छी चीज़ हो सकती है, दूसरी जगह पे खराब चीज़ भी हो सकती है। एक्चुअली हमारा जो मिनरल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन एक्ट 1957 है, किसी भी मिनरल को कमर्शियली एक्सप्लोइट करने की 4 प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो पहले आप उसका सर्वे करते हो, रिसर्च वगैरह करते हो, फिर आप उसकी एक्चुअल में जाके फाइंडिंग करते हो। फाइंडिंग करने के बाद आप उसको असेस करते हो कि वो कितना फिजिबल है, फिर जाके फाइनली आप उसको माइनिंग करते हो। तो अभी हम लोग सेकंड स्टेज में हैं, अभी हम लोग थर्ड और फोर्थ स्टेज में नहीं आए हैं। तो अभी से ये कहना कि इंडिया माइनिंग करेगा, करोड़ों रुपए कमाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, नहीं, अभी नहीं कहेंगे, थोड़े समय बाद कहेंगे। लेकिन सिग्निफिकेंस तो है, लिथियम जो हमें मिला है बहुत सिग्निफिकेंस है। देखिए वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी ने ये कहा है कि 2050 तक दुनिया में जो लिथियम और कोबाल्ट की जो डिमांड है वो 500% इंक्रीज होने वाली है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है भाई। 2030 तक दुनिया में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मार्केट है वो $823 बिलियन हो जाएगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इनका ये कहना है कि 2028 तक इंडिया की जो 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 इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मार्केट है वो 223.76% से इंक्रीज होगी। तो आने वाले समय में बेसिकली डिमांड बढ़ने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता है पहले से ही। बट दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है लिथियम की सप्लाई की। ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना दुनिया का 70% लिथियम आयन सेल रिक्वायरमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो प्रोवाइड कराता है।
70% जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है बैटरी वगैरह का, वो चाइना से होता है। समझ रहे हो भैया? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया वगैरह ये जो कंट्री है जहाँ से लिथियम आता है, मोस्टली माइंस के ऊपर ऑलरेडी चाइना का कंट्रोल है। और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, आप ये मान के चलिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना के अंदर होती है, दुनिया का 70-80%। तो हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल है। जिस तरह से अमेरिका के रिलेशन खराब हो रहे हैं चाइना के साथ, इंडिया के भी हो रहे हैं, दुनिया भर के और यूरोप के भी हो रहे हैं, तो चाइना से थोड़ा हटना पड़ेगा अपने को। अगर अपने को नेट जीरो कार्बन सिस्टम डेवलप करना है 2070 तक, तो चाइना से हटना पड़ेगा। हमें अपने आप डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और ये जो इस समय जे के अंदर लिथियम मिला है, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा साइन है कि हम लोग चाइना से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। समझ रहे हो बात? कनाडा ने तो ऑलरेडी इन चीज़ों की शुरुआत कर भी दी है। कनाडा के अंदर भी लिथियम मिलता है और कनाडा के अंदर बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। चाइना ने उन चाइनीज़ कंपनी को पहले से ही बोल दिया है, कनाडा ने बोल दिया है कि भाई आप निकल जाइए मेरे देश से, ठीक है, मैं अपने आप देख लूँगा। वो सिर्फ चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक रेयर अर्थ मिशन है, एक इंडिया ने जो चला रखा है। देखिए, लिथियम से पहले भी इंडिया के अंदर 6% दुनिया का रेयर अर्थ एलिमेंट मिलता है, बट हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, चलिए, ये तो हमें पहले से पता है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। जो कंसर्न है वो क्या है? लिथियम की जितनी बात होती है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में बात होती है। जब हम लोग एक आम आदमी की तरह सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो बहुत साफ सुथरे होते होंगे, बहुत क्लाइमेट फ्रेंडली होते होंगे, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। एक्चुअली में ऐसा है नहीं। आपको पता है कि लिथियम 1 टन लिथियम निकालने के लिए अर्थ से आपको 170 क्यूबिक मीटर पानी खर्च करना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 1 टन लिथियम को निकालने के लिए जब निकालते हैं तो 15 टन ऑफ CO2 रिलीज होती है। मजाक नहीं है ये? क्या आप लग रहा होगा कि कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात है ये। 170 क्यूबिक मीटर पानी लगता है और 15 टन CO2 रिलीज होता है, तब कहीं जाके 1 टन आपको लिथियम मिलता है। उतना फ्रेंडली नहीं है भैया। ओपन पिट माइनिंग करनी पड़ती है, मतलब वहाँ पे एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका जो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट होता है, बायोडाइवर्सिटी डिमिनिश होती है, पोल्यूशन बहुत भयंकर वाला होता है। तो समझ रहे हो बात को? जितना आपको एंड प्रोडक्ट अच्छा साफ सुथरा नज़र आता है ना, उसके पीछे की प्रोसेस उतनी ही ख़राब है। कोबाल्ट की तो हालत और भी ख़राब है। कोबाल्ट तो जो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लिथियम निकालना भी बहुत सेफ नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। और अगर आप बात करें अगर J&K से, भैया J&K वाला जो पूरा रीजन है वो तो वैसे भी इनस्टेबल है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी लिथियम निकाला जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो टोपोग्राफी है वो बिलियंस ऑफ ईयर से काफ़ी स्टेबल है। लेकिन हिमालय तो भैया यंगेस्ट माउंटेन है ना, ये तो वैसे टेक्टोनिकली भी अनस्टेबल है। यहाँ पे तो दिक्कतें होती रहती हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं। और जोशीमठ का एग्जांपल आप देख लीजिए, डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ तो जोशीमठ जो है सिंक हो गया। हिमालयन रीजन में जहाँ मतलब J&K में जहाँ पे लिथियम मिला है, डोडा डिस्ट्रिक्ट, चिनाब वैली, वो भी जोशीमठ की तरह ही हल्का हल्का सिंक पहले से कर रही है। अगर आप वहाँ पे लिथियम की माइनिंग करोगे तो भाई उसका हाल भी जोशीमठ के जैसा हो सकता है। साउथ अमेरिका से हम लोग लेसन ले सकते हैं। साउथ अमेरिका में आप समझ लीजिए बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम की माइनिंग होती है। ठीक है। और यहाँ पे एनवायरनमेंट का जो भयंकर तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसके ऊपर आप बहुत सारी यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। हालत बहुत ख़राब है। इन कंपनी कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने की शुरुआत में क्या था ना, इन कंपनीज़ ने प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए थे माइनिंग करने के। बाद में उन्होंने उनको गवर्नमेंट में चेंज कर दिया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आपको पता ही है कि उनका मेन मकसद प्रॉफिट होता है। गवर्नमेंट कंपनीज़ को दे दिया गया। अब गवर्नमेंट कंपनी में दिक्कत आती है ब्यूरोक्रेसी वाली, पेपर वर्क इतना ज़्यादा होता है। तो इन कंट्रीज़ के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुआ है एनवायरनमेंट का, वो कल को इंडिया के अंदर भी हो सकता है। तो हमें यहाँ से डेफिनेटली लेसन लेना चाहिए। हाँ, इंडिया के बारे में बात करें तो क्या कर सकते हैं? देखिए, व्हाट सेफगार्ड डज इंडिया माइनिंग सेक्टर हैव? अभी तक इंडिया में माइनिंग सेक्टर से जो होने वाली डिस्ट्रक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया है? माइंस एंड द मिनरल्स एक्ट 1957 के तहत हम लोगों ने एक क्या बनाया, एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एक सरकारी फाउंडेशन होता है, ठीक है, और ये एक तरह का ट्रस्ट समझ लीजिए आप।
जिन भी इंडिया के डिस्ट्रिक्ट के अंदर माइनिंग होती है, उस माइनिंग से होने वाला जो भी प्रॉफिट होता है, जो प्राइवेट कंपनीज का होता है, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज उनको लोकल कम्युनिटीज के साथ शेयर करना पड़ता है कि मेरे घर के अंदर माइनिंग आप कर रहे हो तो मुझे तो थोड़ा शेयर मिलना चाहिए। अब ये आपको सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा होगा, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। आपको पता ही है कि जब कोई चीज़ सरकारी हो जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी हो जाती है भाई। ब्यूरोक्रेटिक करप्शन और कंट्रोल इतना ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, भयंकर करप्शन होता है। जो प्राइवेट कंपनीज पैसा देती हैं, उन पैसे का जो है बहुत भयंकर तरीके से मिसयूज किया जाता है। कैग की एक रिपोर्ट आई थी 2022 में, जिसमें यह कहा गया था कि रांची, धनबाद और बोकारो, इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भैया 1500 करोड़ से ज़्यादा मिलके खा गए। जब उनसे डॉक्यूमेंटेशन ली गई तो उन्होंने डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए, तो बोला चूहे खा गए, चोरी हो गए। समझ रहे हो, दिक्कत यही है। प्राइवेट कंपनी में दिक्कत है कि उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट। सरकारी में दिक्कत ये है कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेट जो है बीच में पैसा खा जाते हैं, करप्शन कर लेते हैं। दोनों ही दिक्कतें हैं भाई। तो होना क्या चाहिए, इसलिए पीपीटी का मॉडल सामने आया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या खैर अभी तक तो खैर वो यहाँ पे हुआ नहीं है, वो माइनिंग वाले सेक्टर में, बट लेट्स आगे फ्यूचर में होगा, बात रहेगी। एक और छोटा सा टेक्स्ट टेक्स्ट सेक्शन है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट थोड़ा सा पढ़ सकते हो। कैन माइक्रोसॉफ्ट सक्सीड इन क्लोइंग बैक द सर्च लीडरशिप ऑफ द गूगल। तो यूँ हमें पता ही है कि चैट जीटीपी की हम लोग बात कर रहे हैं। चैट जीपीटी एक इलॉन मस्क और कुछ लोगों ने मिलकर फाउंडेशन बनाया था 2015 में। उन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया है ओपन एआई के नाम से, और इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी जो क्वेरीज वगैरह है उसको सर्च कर सकते हो, आपका आंसर मिल जाता है। तो ये गूगल को चैलेंज कर रहा है बेसिकली। अभी हम लोग कोई भी क्वेरी ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं, गूगल के पास जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी के पास जा रहे हैं। आपकी जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे टाइप कीजिए, एक बहुत बढ़िया बना बनाया आंसर आपको मिल जाता है। और एक है डॉली। डॉली भी चैट ओपन एआई का ही सिस्टम है, लेकिन ये पिक्चर वगैरह क्रिएट करने के लिए किया जाता है। बात मजे की ये है कि चैट जीपीटी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो चैट जीपीटी ने ऑलरेडी गूगल को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग जो पहले गूगल का यूज़ करते थे अभी चैट जीपीटी का यूज़ करने लगे। अब ये सब देखते हुए गूगल से रहा नहीं गया। गूगल ने भी चैट जीपीटी के कंपटीशन में एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसे कहा गया है बार्ड, BARD। हालांकि इतना पॉपुलर नहीं हुआ। इसके लॉन्च जब कर रहे थे ये लोग तभी ग्लिच आ गए थे। मतलब हुआ ये कि गूगल का जो रिप्रेजेंटेटिव प्रेस के सामने जब बार्ड लॉन्च कर रहे थे उन्होंने इनसे कुछ क्वेरी पूछी और उस क्वेरी का आंसर उन्होंने गलत दे दिया। तो वो बेचारों की वैसी थू थू हो गई। एक दिन में ही 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का शेयर डाउन चला गया गूगल का। खैर, बात में चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने कही हैं। आज के समय में आप ये मान के चलिए कि दुनिया का 60 से 65% जो सर्च ट्रैफिक है वो गूगल क्रोम से आता है। गूगल क्रोम से, चाहे मोबाइल का यूज़ करें, लैपटॉप का यूज़ करें। 10 साल पहले यही काम आता था कौन, अगर आपको याद हो तो एक इंटरनेट एक्सप्लोरर करके आया करता था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का था। उसको रिप्लेस कर दिया गूगल क्रोम ने, क्योंकि गूगल क्रोम जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो क्रैश नहीं होती है। गूगल क्रोम क्रैश नहीं होता कंपैरेटिवली, लेकिन जो इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था वो क्रैश हो जाया करता था। तो लोगों ने धीरे धीरे जो है गूगल क्रोम की तरफ जाना शुरू कर। बाद में गूगल क्रोम ने जो है एंड्रॉयड और प्ले स्टोर को भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि आने वाला समय मोबाइल फ़ोन का है, तो वो उसकी तरफ शिफ्ट हो गए। माइक्रोसॉफ्ट शिफ्ट नहीं हो पाया क्योंकि अभी हमारे पास विंडो फ़ोन तो है नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन है, राइट। वो सब चीज़ें हुई। तो धीरे धीरे हुआ ये कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो पिछड़ता चला गया और आज के टाइम में 65% मार्केट जो है वो गूगल के पास चली गई। गूगल का जो ज़्यादातर रिवेन्यू होता है वो ऐड के थ्रू आता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आता है, ठीक है। उन्होंने कुछ साल पहले 2007 में एक कंपनी थी डबल क्लिक, उसको हायर किया था, जो कि एडवर्टीजमेंट वगैरह के अंदर काम किया करती थी। आज के समय में आप ये मान लीजिए कि गूगल का जो सबसे बड़ा जो रिवेन्यू है वो ऐड के थ्रू आता है। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। माइक्रोसॉफ्ट चाहता है भैया वो भी इसी रेस के अंदर आए, और कुछ ना कुछ हाथ पैर मार रहा है। और एक्चुअली उन्होंने चैट जीपीटी के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है। और जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है उसका नाम है बिंग, BING। जैसे हमारे पास गूगल का गूगल क्रोम होता है, ऐसे ही बिंग होता है माइक्रोसॉफ्ट। तो बिंग ने ऑलरेडी अपने सर्च इंजन में चैट जीपीटी को इंक्लूड कर दिया है।
राइट। अब जो गूगल वाला है बार्ड, वो उतना एडवांस तो नहीं है जितना अभी चैट जीपीटी है, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर चेंजेस होंगे। अल्टीमेटली एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताता चलूँ कि एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। इसे लैंग्वेज मॉडल फॉर द डिजिटल एप्लीकेशन भी कहते हैं। जो चैट जीपीटी बना है वो इसी मॉडल पे बना है। इंटरेस्टिंगली ये मॉडल गूगल ने ही इन्वेंट किया था। मतलब गूगल की इन्वेंट की हुई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे चैट जीपीटी बना है, और चैट जीपीटी खुद गूगल को चैलेंज कर रहा है। सोचने की बात है। तो ये कुछ कुछ मामला यहाँ पे चल रहा है। अभी फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा ये वो अलग बात है, लेकिन आज के समय में भैया गूगल की डोमिनेट पोजीशन है पूरी दुनिया में। और इसलिए अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है गूगल को ब्रेक करने की बात भी करता है, क्योंकि कई बार गूगल अपनी प्रैक्टिसेस का मिसयूज़ करता है, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाता है। तो वो कुछ इन्होंने यहाँ पे बोली हुई है। ठीक है जी। चलिए, एक और एडिटोरियल अपने पास है यहाँ पे, थोड़ा पढ़ सकते हो, ज़्यादा तो कुछ खास इसमें है नहीं। लद्दाख का फ्रजाइल रीजन नीड्स ऑटोनॉमी, तो ये 6 शेड्यूल की बात करता है। क्योंकि जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो सरकार ने उनसे वादा किया था कि हम आपको 6 शेड्यूल के अंदर डालेंगे, लेकिन अब तक डाला नहीं गया है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब से लद्दाख को यूटी बनाया गया है तो वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सड़कें वगैरह बनाई जा रही हैं एंड ऑल दैट, जिसकी वजह से लद्दाख की जो फ्रजाइल जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। उनका कल्चर, उनका एजुकेशन, उनकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह है पास्टोरल, वो लद्दाखी इकोनॉमी जो है वो डाउन जा रही है। लोकल इकोनॉमी डाउन जा रही है। हालांकि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस हो रही है उसके अंदर तो ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट होगा ही। कमर्शियल इंटरेस्ट का ध्यान रख रही है सरकार, लेकिन लोकल ट्रेडिशनल इंटरेस्ट का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रही है। जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नाराज़ हैं, और वो सरकार से या तो फुल स्टेट की डिमांड कर रही हैं या 6 शेड्यूल में जाने की बात कर रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया। पुराना सा टॉपिक है बट आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नंबर ऑफ टॉपिक्स आज कम थे तो इसीलिए आज हम लोगों ने टेक्स्ट और एडिटोरियल पे ज़्यादा फोकस, बट मज़ा आया मुझे करने में, आपको भी मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करना है, और वीडियो को लाइक करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना है। तो आज के साथ, इसी के साथ आज की न्यूज़ जो है समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।